हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं राजीव चुन्नी जी, चेयरमैन एसओएस इंटरनेशनल। और आज इनकी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है सरकार को सीधी चेतावनी दी गई है, अगर 30 अप्रैल तक इनकी मांगें नहीं मानी गई तो ये आत्मदाह करेंगे। सर, क्या कारण है इसके पीछे कि क्यों आप इस तरह की चेतावनी जो है सरकार को दे रहे हैं? देखें, बड़े तंग आ चुके हैं। कोई सुनवाई नहीं, किसी फोरम पर सुनवाई नहीं है। कोई जो पार्टियां सरकार में हैं वो नहीं सुनती, सरकार नहीं सुनती, अधिकारी नहीं सुनते, फ़ोन तक नहीं उठाते, चिट्ठी का जवाब तक नहीं देते। हम करें तो करें क्या? और लोग जो हैं वो तबाह और बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि एक एक दिन हम लोगों पर भारी पड़ रहा है। आज भी 39 कैंप्स हैं जिसमें मेरे लोग रहते हैं। कभी इन्होंने इतनी सुध नहीं ली कि हम उन कैंपों में जाकर उन लोगों की हाल चाल पूछें कि कैसे जीवन व्यतीत करते हो, कैसे आपका गुजारा होता है। लेकिन इन चीज़ों की तरफ कोई ध्यान नहीं है, और जो कानून ये खुद बनाते हैं उससे भी हमें वंचित कर देते हैं। अब पहाड़ी स्पीकिंग सर्टिफिकेट का इन्होंने बनाया कि वो लोग अधिकारी होंगे जो जिनका क्लैन पहाड़ी होगा, जिनका ट्राइब पहाड़ी होगा, जिनकी माँ बोली पहाड़ी होगी। मेरी तीनों चीज़ें मैं क्वालिफाई करता हूँ, मेरी बिरादरी का हर आदमी क्वालिफाई करता है, लेकिन ये जनाब उस पर सोए हुए हैं। हमने कहा है भाई साहब फैसला करिए, देना है दीजिए, नहीं देना नहीं दीजिए। एक्ट की उल्लंघना कैसे कर सकते हैं आप? लेकिन उस एक्ट को जिसको इन्होंने खुद बनाया है, जब मैं बोलता हूँ कि मैं इन तीनों चीज़ों को क्वालिफाई करता हूँ तो उस पर ये कहते हैं जी हमारा लॉ डिपार्टमेंट फैसला करेगा। ये क्या हो रहा है मुझे बताइए। और फिर मैं हाई कोर्ट जाता हूँ, हाई कोर्ट कहती है जी बात ये है कि 2 महीने के अंदर आप इस पर फैसला करें, आप सो नहीं सकते। यस और नो, ये 21 फरवरी की बात है। तो उन्होंने कहा ये तब से डेट शुरू होगी जब आप इनको सर्टिफाइड कापी उपलब्ध करा दोगे। हमने सर्टिफाइड कापियाँ 24 तारीख को रिस्पोंडेंट्स को दे दी। 24 अप्रैल आने वाला, आज 21 हो गई है। कोई जवाब इनकी तरफ से नहीं है। दे आर स्लीपिंग, कोई परवाह नहीं है। फ़ोन करते हैं, डीसी साहब फ़ोन ही नहीं उठाते, तहसीलदार कंसर्न फ़ोन ही नहीं उठाता, किसी और अधिकारी को करो वो जवाब देना भी पसंद नहीं करता। वो कहता है हमने कौन सा चुनाव लड़ना है, कोई नाराज़ होता है होता रहे। ऐसे सरकारें चलती हैं। तो आज हमने तंग आकर जब हमने देखा है कि अब कोई चारा नहीं है, जिस सरकार में आपकी सुनवाई नहीं, जिस व्यवस्था में आपको कोई नहीं सुनता, जो आपकी बात तक नहीं मानते, आपके पुनर्वास की बात नहीं करते, उस समाज से क्या सरोकार हम रख सकते हैं? तो हमने कहा ठीक है, हमने फैसला किया, मेरे सारे साथियों ने, हालांकि सब लोग तैयार हैं कि हम आगे आएंगे, हमें मौका दीजिए। हमने इनको कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, सबसे पहले मैं अपनी जान दूंगा, मेरे बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो आप लोग आगे आइएगा। तो ये सारी जिम्मेदारी सरकार की है। और आज एक्सट्रीम स्टेप हम इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि जो पैकेज हमारा 2016 में केंद्र से आया था, आज तक इम्प्लीमेंटेशन उसकी नहीं हुई। उसके लिए पूरी तरह से कोई अगर जिम्मेदार है तो वो राज्यपाल प्रशासन है और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी जो सुनती तक नहीं है। इसलिए हमें ये स्टेप लेना पड़ा। सर, जान देना तो कोई मसले का हल देना है? देखें, है, मैं संघर्ष से निकला हुआ आदमी हूँ। मुझे 30-35 साल हो गए संघर्ष करते अपने लोगों के लिए। हमें मालूम है आज जो लोग जो मर्ज़ी कहें कि ये फलानी सरकार दे रही है, डंगानी दे रही है, लेकिन जो कुछ भी थोड़ा बहुत लोगों को मिला है ये हमारे संघर्ष का नतीजा है। जो लोग हमें जानते हैं, हमने जम्मू बंद की कॉल दी थी 2006 में, जब यहाँ गुलाम नबी आज़ाद चीफ मिनिस्टर थे और हमारा मजाक उड़ाया गया था कि विस्थापित समाज कैसे जम्मू बंद करा लेगा। लेकिन हिस्टोरिकल बंद हुआ था और उसके बाद वाधवा कमीशन बना, और उस वाधवा कमीशन में मैं भी नॉन ऑफिशियल मेंबर था। जो भी वहाँ पर रिकमेंडेशंस हुई, उन्हीं रिकमेंडेशंस को बाद में कैबिनेट में अडॉप्ट किया गया। और कैबिनेट में भी अक्टूबर 2014 में जब हुआ तब ये सरकार कहीं पिक्चर में नहीं थी, उमर अब्दुल्ला की सरकार थी। और उमर अब्दुल्ला की सरकार से कोई सीधे सीधे काम नहीं हुआ। हमने उनको धमकाया, उनको संघर्ष किया, जेलें भुगती, मारें खाई, हमारे पर केस बने, लेकिन हम पीछे नहीं हटे। और आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा जीवन मेरे समाज के लिए है, मेरे लोगों के लिए है। अगर ये लग भी जाता है मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि मेरे घर परिवार भगवान की कृपा से चल रहे हैं, तो मैं उसकी चिंता नहीं करता। अगर मेरी कुर्बानी लग जाती है, उससे मेरे समाज को फ़ायदा हो जाता है, तो मैं पीछे हटने वाला नहीं। इससे पहले, इस तरह का निर्णय लेने से पहले एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आपकी कोई बातचीत हुई किसी हायर ऑफिसर से? आप किस एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं जो फ़ोन नहीं उठाती? आप किन लोगों की बात कर रहे हैं जो हमारा जवाब तक नहीं देते? आपको मालूम होना चाहिए कि ये फ़ैसला, ये निर्णय इंसान तब लेता है जब उसको सारे दरवाजे बंद नज़र आते हैं। ये सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, कोई दरवाज़ा हमारे लिए खुला नहीं है।
कोई गुंजाइश नहीं है, एक सुराख तक नहीं है जहाँ से आप अंदर इस व्यवस्था के अंदर घुस सकें। तो तब जाकर हमें ये निर्णय, हालांकि मेरे साथी मेरे से नाराज़ हैं, ये कहने लगे नहीं हमें आगे आने दीजिए, हम करेंगे, आप पीछे रहिए। मैंने कहा नहीं, मैं उनमें से नहीं हूँ कि अपने साथियों को पहले मैं कुर्बान करूँगा, मैं कुर्बानी दूंगा। और ये कोई मजाक नहीं है, मैं आपको सीरियसली कह रहा हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं जो निर्णय लेता हूँ मैं उससे पीछे नहीं हटता। ये आखिरी तारीख जो आप 30 अप्रैल की बता रहे हैं, तो उसके बाद में मतलब किस तरह की स्थितियाँ रहेंगी? देखिए उसके बाद तो स्थितियां जो हैं वो तो सरकार को जाननी है। हमारा तो निर्णय होगा, हम 30 मई तक इंतज़ार करेंगे, 30 अप्रैल तक। उसके बाद हमारी एक बैठक होगी, हम ये तय करेंगे कि कौन सा दिन है जब हमने ये स्टेप उठाना है, क्योंकि मैं उस समय एक गवाह रखना चाहता हूँ अपनी बिरादरी को। और हम कोशिश करेंगे कि हज़ारों की संख्या में लोग मेरे जुटें, जो मुझे उस कुर्बानी होते हुए, मेरी कुर्बानी होते हुए उसका गवाह बने, और वो ये देखें कि ये क्यों हुआ है और किन लोगों की वजह से हुआ। और क्या कुछ मुख्य मांगे हैं? एक तो ये है ही पहाड़ी स्पीकिंग जो आपको दिया जाना चाहिए, उसके अलावा और क्या मुख्य मांगे हैं? देखिए मांगे सरकार के सामने है, सारी पिक्चर शीशे की तरह साफ है। एक वक्त था सरकार हमें कहती थी आप जो मर्जी मांगिए आपको नहीं मिलेगा, अनटिल एंड अनलेस आप जिस राज्य में रहते हैं या जिस राज्य के आप नागरिक हैं, मूल नागरिक, वहाँ की सरकार कैबिनेट में कोई डिसीजन लेकर हमें अगर वो ना भेजे तब तक आपके लिए कुछ सोचा नहीं। हमने कैबिनेट से वो फैसला करा दिया। अक्टूबर 2014 में फैसला हुआ कि इनके हर परिवार को 25-25 लाख रुपया दो, जो करोड़ों रुपए की अपनी चल और अचल संपत्तियां पीछे छोड़ आए हैं, जिसके बदले में आज तक उनको कुछ नहीं मिला। दूसरा, इनके बच्चों को प्रोफेशनल टेक्निकल कॉलेज में रिजर्वेशन दो। और तीसरा, इनके लिए जो इनके एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनको नौकरियों का एक पैकेज दो, सहारा दो, ताकि ये परिवार खड़े हो जाएं। इन्होंने बात ही नहीं पूछी। उसके बाद इन्होंने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के हवाले वो मामला कर दिया। जब मोदी सरकार आई, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी क्या कहती है? वो कहती है 25 लाख तो मजाक है, आज तो इनकी चौथी जनरेशन है, इनको कम से कम 30 लाख मिलना चाहिए। और उसमें ऑल पार्टीज़ एमपीज़ थे, उसमें भाजपा के भी थे, कांग्रेस के भी, सारी पार्टियों के। और वो 183rd रिपोर्ट के नाम से जानी जाती है, पार्लियामेंट में पेश हुई, सरकार ने उसको एक्सेप्ट किया। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है कि इन चीज़ों पर हमने काम करना है और ये निर्णय हमारा मोटे तौर पर हो चुका है। उसमें से किसी पर काम नहीं हुआ, सभी लंबित हैं मामले। फिर उसके बाद आप सीटों की बात करिए, 24 सीटें हमारी खाली पड़ी हैं, आपने रीऑर्गेनाइजेशन बिल लाया, उसको दोबारा ताला मार दिया। अरे भाई साहब, ये क्या किया आपने? आप उनमें से 8 सीटें खोलो ना मेरे लिए, मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे आप पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कब देंगे? मैं कब इस काबिल हो जाऊँगा कि विधानसभा में बैठकर, पार्लियामेंट में बैठकर मेरे लोग अपनी बात करेंगे? मैं कब तक लोगों के सहारे रहूँगा? और मैं लोगों के सहारे रहा कि मेरी कोई बात दूसरा करेगा, उसने नहीं की। यही कारण है कि मेरे लोगों की तबाही और बर्बादी हो गई। तो आपने मुझे पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं दी। आपने क्या किया, पिछली असेंबली में 7 सीटें हमारी शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व थी, चले ठीक थी। इस बार आपने एक नया प्रोविज़न लाया, आपने 9 सीटें एसटीज़ के लिए रखी। अगर आप एसटीज़ के लिए 9 रख सकते थे तो 8 सीटें आप पाक अधिकृत कश्मीर के लोगों के लिए क्यों नहीं रख सकते थे? और चुनाव भी हो सकता था। आज अगर कश्मीरी पंडित दिल्ली में, यूपी में बैठकर हब्बा कदल के लिए, मीरा कदल के लिए वोट डालता है, तो मेरा आदमी मीरपुर का, पुंछ का, मुजफ्फराबाद का, जम्मू में बैठकर वहाँ के लिए वोट क्यों नहीं कर सकता था? चले, मैं आपकी बात मानता हूँ कि आप कहते हो जी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज हमारे पास नहीं है, आप नॉमिनेशन दे देते, आप 8 लोगों को नॉमिनेट कर देते एरिया और पॉपुलेशन के हिसाब से कि मीरपुर की सीटें इतनी बनती हैं, पुंछ की सीटें इतनी बनती हैं, मुजफ्फराबाद की सीटें इतनी बनती हैं, उनमें से आए हुए लोगों को हम नॉमिनेट करेंगे और वो विधानसभा में बैठकर अपनी बात करेंगे। आपने कुछ नहीं किया। मुझे बताएं, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट आपने छीन ली, मेरे पैकेज का गला आपने घोंट दिया। अब जब पीएसपी की बात आई, हमने कहा चलो हमें एसटी स्टेटस मिलेगा तो मेरे लोग कहीं जो नौकरियों में जा सकते हैं या प्रमोशन में उनको फ़ायदा होगा। वैसे सरकार की तरफ से तो कोई सहारा नहीं है, लेकिन इसके सहारे ही अगर कोई कश्ती पार कर सकता है तो करे। आपने वो अधिकार भी छीन लिया जो मेरा बनता है। मैं आप ये नहीं कह रहा आप मुझ पर एहसान करिए, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनली मेरा बनता था आपने वो भी छीन लिया। तो अब मेरे पास क्या चारा बचता है भाई साहब कि मैं आपसे लड़ तो सकता नहीं, हम उन लोगों में से तो है नहीं कि मैं आपके खिलाफ बंदूक उठाऊंगा।
हम तो देशभक्त लोग हैं, हम तो देश की इज़्ज़त करते हैं, देश के संविधान की इज़्ज़त करते हैं। मेरे पास एक ही रास्ता बचता है कि मैं इस तरह से सरकार को सुनाऊं कि मैं ये कर सकता हूं और मैं करूंगा। मेरे बाद मेरे लोग भी एक एक करके करेंगे और जितना भी हमारा जानी नुकसान होगा उसकी पूरी जिम्मेदारी इन सरकारों पर है। चलिए, शुक्रिया, हमारे से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राजीव चुन्नी जी, चेयरमैन SOS इंटरनेशनल। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।